स्टार्ट हो गया। चलिए पहले पीडीएफ खोल लेते हैं। हम लोग इकोनॉमिक्स रिवीजन कर रहे थे, ठीक है। इकोनॉमिक्स रिवीजन कर रहे थे, उसमें हम लोग मेमोरी कार्ड में चले जाते हैं। नाइट शिफ्ट में जनरल स्टडी इकोनॉमिक्स कर रहे थे, उसमें हम लोग क्या कर चुके थे, हम लोग कर चुके थे अर्थव्यवस्था की परिचय, जो कि हम इसमें डाल दिए हैं डन वाले में, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड थर्ड चैप्टर करने वाले हैं, आर्थिक वृद्धि और विकास चैप्टर करने वाले हैं। तो पहले इसका पीडीएफ खोल लेते हैं, ठीक है। खोल लेते हैं और जल्दी जल्दी इसका रिवीजन करेंगे हम लोग, ठीक है। पहले सब लोग गणेश भगवान को प्रणाम कर लीजिए, उसका हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जय हो गणेश भगवान। आगे चलते हैं। तो हम लोग पहले क्या है कि अर्थशास्त्र को, मतलब अर्थव्यवस्था को 3 तरीके से बांटे थे। पहला था एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आधार पर दूसरे देश के संबंध कैसा है, तो ओपन है कि क्लोज है, वो पहला था। स्वामित्व के हिसाब से 3 तरह का था, पूंजीवादी, समाजवादी और क्या बोलते हैं कि मिश्रित, जो कि भारत मिश्रित में आता था, ठीक है। और तीसरा आधार है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर भी अर्थव्यवस्था को 3 तरीके से बांटते हैं, ठीक है ना। विकसित, विकासशील और अल्प विकसित, ठीक है। विकसित माने डेवलप्ड, विकासशील माने डेवलपिंग और अल्प विकसित माने अंडर डेवलप्ड। तो नाम से ही क्लियर है कि विकसित जो कि पूरे तरीके से विकसित हो चुका है, जैसे कि यूरोप हो गया, यूएसए हो गया, जापान हो गया, ठीक है। विकास हो चुका है, तकनीकी बहुत हाई लेवल तक पहुंच गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हाई क्वालिटी का हो गया, ठीक है। और बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो आधारभूत ज़रूरत है, वो सब पूरा हो चुका है। और औद्योगिकरण हो चुका है, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, जीवन स्तर ऊंचा उठ चुका है। तो हम लोग कहेंगे कि वो विकसित माने डेवलप्ड इकोनॉमी है। दूसरा आता है विकासशील, जिसमें कि भारत आता है विकासशील, जिसका विकास अभी चल रहा है, तकनीकी विकास इसका मीडियम तबके का है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। जितना ये ब्रिक्स कंपनी है, ब्रिक्स का देश है, जैसे कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सब इमर्जिंग इकोनॉमी वाले जितना है वो सब विकासशील अर्थव्यवस्था में आता है। और तीसरा होता है अल्प विकसित, या लिस्ट डेवलपिंग कंट्री। उसमें कौन सा आएगा, जितना भी अफ्रीका का जितना है, ठीक है ना, केन्या, बुरुंडी, सब जितना भी आता है, बहुत सारा देश है, वो सब आ जाएगा। मैंने अफ्रीका का जितना भी देश है ज़्यादातर क्या बोलते हैं कि लिस्ट या अंडर डेवलप इकोनॉमी में आएगा, जिसमें कि विकास अभी शुरू हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर लो क्वालिटी का है, तकनीकी भी लो क्वालिटी का है, ठीक है ना। इसमें रोड, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिकरण का अभी जीवन स्तर में बहुत अभी निम्न स्तर का विकास हुआ है अभी, ठीक है, स्टार्ट चालू हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते करते हैं। तो इंडिया का इकोनॉमी कैसा है, तो पहला आधार से मतलब क्या बोलते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हिसाब से ओपन इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी है अपना। और क्या बोलते हैं स्वामित्व के हिसाब से मिक्स है, जहाँ जरूरत होता है सरकार हस्तक्षेप भी करती है, कुछ चीज़ों में प्राइवेट भी है, कुछ इन्वॉल्व, और कुछ क्या बोलते हैं सरकारी हाथ में भी है। तो मिक्स इकोनॉमी हो गया। प्लस विकासशील है और उभरती इकोनॉमी है हम लोग का, ठीक है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, ठीक है। तो इंडिया का अगर एक इकोनॉमी को अगर एक लाइन में अगर डिफाइन करना होगा, खुली, ठीक है, मिश्रित, विकासशील, उभरती अर्थव्यवस्था है भारत का, ठीक है। और क्या कहते हैं कि इसमें अपडेट क्या है कि भारत अर्थव्यवस्था में अब 5वां स्थान पर आगे है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में सबसे 5वां स्थान पे है, ठीक है। तो पहला में तो अमेरिका होगा नो डाउट, फिर चाइना होगा नो डाउट, तीसरा में जर्मनी, चौथा जापान, 5वां इंडिया, उसके बाद यूके। तो यूके पहले 5 नंबर पे था, उसको पछाड़ के इंडिया आ गया है 5वां नंबर पे। इंडिया 5वां नंबर पे आ गया था। पहले 5 से वो का दिमाग में रखिए। पहला तो एकदम कोई भी बोल देगा, अमेरिका, चाइना, उसके बाद जर्मनी, 3 हो गया, जर्मनी, जापान, इंडिया, और यूके अभी 6ठा नंबर पे चला गया, ठीक है। भारत रिप्लेस कर दिया यूके को। आगे बात करते हैं नोट। विश्व बैंक के अनुसार क्या है कि विश्व बैंक के अनुसार निम्न आय अर्थव्यवस्था माने लो इनकम वाला क्या है कि कौन से कंट्री को बोला जाता है, जिस देश के प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम 1135 डॉलर से कम हो, ठीक है ना। मैंने जिस देश के, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, ठीक है ना, 1135 डॉलर से कम हो, ठीक है। तो ईयरली माने कि सालाना 1135 डॉलर से कम हो, तो वो देश निम्न अर्थव्यवस्था, लो इनकम वाला अर्थव्यवस्था होता है, ठीक है ना। ये 1 जुलाई 2023 तक का ये डाटा है, ठीक है ना। इंडिया बात करते हैं कि इंडिया का कितना है। इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है, 1136 डॉलर से लेकर 44-65 तक, माने कि जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा है, ठीक है ना। माने लोअर मिडिल इकोनॉमी है इंडिया का। इकोनॉमी कैसा है, लोअर मिडिल, न लोअर है
ना मिडिल है, बीच बिचहा है, ठीक है ना। 1136 से 4465, 4465, तो देखिए 1136 को तो 6 3 9 10 11, ठीक है ना। सबको जोड़ेंगे 6 3 9 10 11, इधर 4 4 8 10 और 15 सब जोड़ रहे हैं। कुल मिलाकर 1136 डॉलर से लेकर 4465, 4465, 4465, 1136 से 4465 डॉलर तक जिसका पर कैपिटा इनकम किसका है, भारत का, इसलिए लोअर मिडिल इकोनॉमी है, लोअर मिडिल इकोनॉमी है, ठीक है ना। बात करते हैं आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास में क्या अंतर है। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर क्या है कि जिसको आर्थिक वृद्धि को इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं और आर्थिक विकास को इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगर मात्रात्मक तरह वृद्धि हो, माने क्वांटिटेटिव नेचर में अगर वृद्धि हो कि सिर्फ क्वांटिटी में वृद्धि हो गया है लेकिन जीवन स्तर में सुधार नहीं हुआ है, तो उसको बोलते हैं आर्थिक वृद्धि, ठीक है। सिर्फ पैसा कमा लिया है लोग, तो खाली सिर्फ पैसा कमा लेने से क्या होता है कि आर्थिक विकास नहीं हो जाता है, ठीक है ना। पैसा कमा लेने से सिर्फ आर्थिक वृद्धि होता है, ठीक है ना। उसको क्वांटिटेटिव चेंज बोलते हैं, जैसे पर कैपिटा इनकम में बढ़ जाना, ये सब क्या है, क्वांटिटेटिव चेंज आया तो उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल ग्रोथ हो गया, माने कि आपके पास पैसा आ गया, ठीक है। लेकिन आपको आर्थिक विकास करने के लिए क्या होगा, मात्रात्मक माने क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव भी होना चाहिए, कि आप में मात्रा भी होना चाहिए और गुण भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं कि चावल सब होता है, जैसे मान के चलिए कि चावल सब होता है, एक होता है टूटा हुआ चावल, तो वो मात्रा तो है ही, लेकिन उसमें क्या होता है, एक होता है बासमती चावल, तो वही माने पूरा एकदम पूरे का पूरा चावल और प्लस उसमें क्वालिटी हो, ठीक है ना, सुगंध भी आ जाए, तो वो क्या हो जाता है, वो बासमती चावल ले लीजिए, मान के चलिए वो क्या हो जाएगा, आर्थिक विकास वाला में आ जाएगा। लेकिन एक होता है सिंपल चावल, ठीक है ना, जो मिलता है अपना, उसमें क्या बोलते हैं, कोटा वगैरह में मिलता है, उस क्या है, एक तरह का उस तरीके का समझ लीजिए। वो आर्थिक वृद्धि है, ठीक है, खाने को मिल गया, लेकिन अगर क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी भी उसमें आ जाए, माने कि क्या, छोड़ो एग्जाम्पल छोड़ो भाई, ठीक है ना। तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों आ जाता है, तो क्या हो जाता है, आर्थिक विकास हो जाता है, माने लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, गुणवत्ता बेहतर, सब ये सब अगर बेहतर हो जाए तो क्या हो जाता है, आर्थिक विकास हो जाता है। फालतू के हम एग्जाम्पल देने में लगे हुए हैं, फटाफट पढ़ के हमको रिवाइज करना है, तो ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या होता है रिलेशन, तो देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ अंदर में आएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाहर में आएगा, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर में ही इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाता है। तो देख लीजिए इकोनॉमिक ग्रोथ जी बीच में है, डी ऑप्शन में, और डेवलपमेंट बाहर से है, ठीक है ना। तो ये तो समझ में आ ही गया होगा। आगे बात करते हैं कि पर कैपिटा इनकम किसी भी ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या होता है। अगर ग्रोथ नापना है तो देखिए ग्रोथ के लिए क्या होता है कि किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या मतलब है, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाना। देखिए तो ग्रोथ में पर कैपिटा इनकम हो गया, और डेवलपमेंट में 3 चीज़ और आ जाता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण। शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण भी आ जाए उसमें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है इंसान का। तो शिक्षा के लिए साक्षरता नापते हैं, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं कि जीवन प्रत्यास्था माने जीवन का लाइफ स्पैन कितना है, उसके लिए स्वास्थ्य और पोषण। जैसा खाइएगा उतना लंबा टिकिएगा, और जितना अच्छा स्वास्थ्य रहेगा उतना लंबा टिकेगा। तो वही तो 3 चीज़ पर कैपिटा इनकम नापते हैं, साक्षरता नापते हैं, और स्वास्थ्य और पोषण के लिए जीवन प्रत्यास्था नापते हैं। यही HDI होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, ठीक है ना। तो देखिए आर्थिक विकास के मापने के लिए मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया गया था। मानव विकास सूचकांक जिसको HDI बोला जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है ना। इसको जारी करता कौन है, UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम माने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका स्थापना कब हुआ था, 1990 में। UNDP का स्थापना कब हुआ था, 1990 में, ठीक है ना। और महबूब उल हक एंड अमर्त्य सेन ने विकास किया। जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का विकास किसने किया, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने विकास किया। आगे बात करते हैं कि 3 आधार है किसी भी को नापने का, 3 आधार है, ठीक है ना। पहला है पर कैपिटा इनकम, दूसरा है जीवन में स्वास्थ्य और पोषण आ जाता है, और साक्षरता मतलब लिटरेसी हमेशा हम 7 साल है उससे अधिक के उम्र पर नापते हैं, ठीक है। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं कि टोटल पॉपुलेशन टोटल नेशनल इनकम अपन क्या बोलते हैं कि टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा पर कैपिटा इनकम। जीवन प्रत्यास्था के लिए क्या करते हैं, वर्तमान में जन्मे बच्चों की अनुमानित आयु की, जैसे कि वर्तमान में भी लोग जी रहा है लगभग कितना 60 से 70 साल जीता है, तो वही उसका जीवन प्रत्यास्था हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं
अब जो HDI में ना स्कोर दिया जाता है, HDI में क्या दिया जाता है, स्कोर दिया जाता है। मिनिमम 0 होता है और मैक्सिमम 1 होता है, और इसके बीच में ना बहुत सारा स्लैब में बांटा गया है, ठीक है। HDI को बहुत सारा स्लैब में बांटा गया है, ठीक है। अगर 0 से लेकर 0.55 तक होगा, 0.55, ठीक है, तो वो निम्न श्रेणी में आएगा। 0.55 से 0.7 के बीच में होगा तो मध्यम, फिर 0.7 से 0.8 के में होगा तो उच्च, और 0.8 से लेकर 1 के बीच में होगा तो अति उच्च हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से पहला स्लैब कितना, 0 से 0.55, फिर 0.55 से 0.7, फिर 0.7 से 0.8, फिर 0.8 से 0. माने कि 1, 0.1 क्या मतलब 1 सीधा, ठीक है। इसमें निम्न, मध्यम, उच्च और अति उच्च होता है, ठीक है ना। मतलब कि समझ गया, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, ठीक है। तो भारत का स्कोर इसमें कितना है बताइए। इसमें भारत का स्कोर, तो सबसे पहले देखिए 18 मार्च 2024 के HDI के अनुसार, ठीक है ना, 18 मार्च 2024 के HDI के अनुसार, ठीक है। HDI का उस समय क्या बोलते हैं कि थीम क्या था, ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, ठीक है ना। उस समय HDI का, अभी 25 वाला देख लीजिएगा भाई लोग, 25 वाला देख लीजिएगा कि क्या थीम है HDI का, अगर आ गया होगा तो, ठीक है ना। ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, री इमेजिंग कॉरपोरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड, ठीक है। ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, री इमेजिंग कॉरपोरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड, ठीक है ना। इसमें देखिए HDI में पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है। देखिए ऊपर में जितना भी है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, ठीक है ना, ये सब का अच्छा ही रहता है हमेशा, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन कम है तो लोगों में अच्छा जीवन शैली है, ठीक है। हम लोग का तो यहाँ इतना ना जनसंख्या है, नंबर 1 है जनसंख्या में, तो हम लोग को तो एगो को सुधारते हैं तो दूसरा खराब हो जाता है, दूसरा को सुधारते हैं तीसरा, तो हम लोग का उतना अच्छा स्थिति नहीं है HDI में। लेकिन इसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे में कितना अपना एगो जिला का जितना रहता है, माने कि उतना तो इसका देश का हो जाता है जनसंख्या, बताइए। तो वही तो ये लोग फर्स्ट पर रहता है हमेशा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड को 0.967, ठीक है ना, 0.967 माने 0.967 सबसे हाईएस्ट स्विट्जरलैंड है। उसके बाद नॉर्वे को 0.966, ठीक है। भारत को 193 देश में 134वां स्थान है, ठीक है ना। HDI में 193 देश में 134वां स्थान है, और 0.644 पॉइंट मिलता है HDI स्केल पर, ठीक है ना। HDI स्केल पर 0.644 मिलता है, ठीक है, जो कि मध्यम कैटेगरी का होता है, ठीक है ना। क्योंकि हमको पता है 0 से 0.55, 0.55 से 0.7, 0.7 से 0.8, फिर 0.8 से 0. मैंने पूरे 1, ठीक है। तो मध्यम कैटेगरी का हम लोग आ गए। चाइना का इसमें 75वां रैंक है, हम लोग का तो 134वां हो गया। चाइना का 75 है, चाइना का कितना है 75, 75, चाइना का 75, पाकिस्तान का 164 है, ठीक है। पाकिस्तान का 163 है, नहीं 64, पाकिस्तान का कितना 164, ठीक है। पाकिस्तान का 164, और क्या बोलते हैं कि तो देखिए 7 5 जोड़िएगा तो कितना होगा, 7 8 9 10 11 12, 7 3 10, 2 12 12, इसको जोड़िए नीचे वाले को, पाकिस्तान वाला को, तो 6 4 10 11 11 12 का अंतर है, क्योंकि पाकिस्तान जो नल्ला है वो भी तो चाइना ही का ना है, बस वही थोड़ा 19 20 का अंतर है, कुल मिला कर मैंने 11 टोटल जो है ओकर, इसका उसका है 12, बस इतना यार कि सबसे निचला स्तर पर कौन आता है, सोमालिया को आपको तो पता होगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है सोमालिया, इथोपिया, ये सब, जिबूती वगैरह उसी में। इसको 0.380 मिला है अंक, और ये निम्न कैटेगरी में आता है। और भारत का जीवन प्रत्याशा कितना है, 67.7 वर्ष, 67.7 वर्ष, 70 साल से भी कम हो गया, 67.7 वर्ष, ठीक है ना। और पर कैपिटा इनकम 69 उनहत्तर डॉलर, माने कि 6951, ठीक है ना, 6951 डॉलर, 6,951 माने 5,75,000, 5,75,000 रुपया, 5,75,000 रुपया सालाना है भारत के लोगों का, 5,75,000 में, ठीक है ना। तो 6,951 डॉलर माने 5,75,000, बात ध्यान में रख लीजिए। उसका जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, ठीक है, लैंगिक असमानता सूचकांक, इसको भी जारी करता है UNDP ही है, ठीक है।
महिला पुरुष में कितना अंतर है, उसमें भारत का स्थान 108वां है, भारत का स्थान 108वां है भारत का स्थान। ठीक है, ये 2024 के डाटा के हिसाब से है। ठीक है ना, अगर 2025 में आ गया होगा तो इसको देख लेना एक बार। ठीक है, और बात करते हैं, अब भूटान एक ऐसा है जो कि सकल राष्ट्रीय सुख को मापने वाला पहला देश है। कहता है कि नहीं, हम ये सब नहीं नापेंगे। ठीक है, हमको नापना है कि सकल राष्ट्रीय सुख का। SDI से क्या पता चलता है? कुछ नहीं, कंपेरिजन करने से कुछ नहीं होगा। कौन कितना देश में सुखी है वो देखने के लिए सकल राष्ट्रीय सुख को नापने वाला कौन है? पहला देश भूटान है। आगे बात करते हैं नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय देश के नागरिक का है। इस पर सबसे पहली बार गणना कौन किए थे? नेशनल इनकम का पहली बार गणना दादा भाई नौरोजी किए थे। आपको पता ही है, जो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। कब रह चुके हैं थोड़ा सा हमको बताइएगा, कब रह चुके हैं? एक तो रह चुके हैं 1886 में, फिर 1893 में, उसके बाद 1906 में रह चुके हैं। ठीक उसी तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार रह चुके हैं। कब? तो 1929 में, फिर 1936 में, 1937 में। बस ये बात समझ में आ गया। आगे बात करते हैं कि पॉवर्टी, इनका पुस्तक का नाम था, दादा भाई नौरोजी का पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें बताया कि पर कैपिटा इनकम 20 रुपया सालाना है। बताइए, 20 रुपया सालाना है। 1867 में 1867 से 68 में पर कैपिटा इनकम 20 रुपया था। 1867 से 68 में। ठीक है, और पहली बार वैज्ञानिक आकलन निकला कब? 1931-32 में पहली बार वैज्ञानिक आकलन। ठीक है ना, इसका राष्ट्रीय आय का निकला 1931-32 में प्रोफेसर बी के राव के द्वारा। प्रोफेसर बी के राव, ठीक है ना, प्रोफेसर बी के राव। ठीक है ना। पहली बार क्या बोलते हैं कि पहली बार नेशनल इनकम निकालने के लिए, तो नेशनल इनकम निकालने के लिए बी किया गया, बी के राव, ऐसे याद कर लीजिए, बी के राव 1931 से 32 के बीच में। आगे बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय का समिति बनाया गया 1949 में, माने देश आज़ाद हुआ 47 में, 48-49 2 साल बाद राष्ट्रीय आय समिति बनाया गया, जिसमें हेड बनाया गया पीसी महालनोबिस को बनाया गया। अब पीसी महालनोबिस का जयंती कब होता था? भारतीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 आई थिंक जुलाई को, 29 जून के आसपास में शायद मनाया जाता है भारतीय सांख्यिकी दिवस, पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर। ठीक है ना। इसमें सदस्य कौन थे? वी के राव थे, आर गॉडगिल थे, वी के राव, प्रोफेसर वी के राव, आर गॉडगिल। ठीक है ना। और हिंदू वृद्धि दर देने वाले प्रोफेसर रामकृष्णन थे। कौन थे? प्रोफेसर रामकृष्णन। ठीक है, हिंदू वृद्धि दर प्रोफेसर रामकृष्णन। ठीक है ना, हिंदू वृद्धि दर देने वाले प्रोफेसर रामकृष्णन थे, जो 1981 में, 1980 और 1981 में हिंदू वृद्धि दर देने वाले प्रोफेसर रामकृष्णन थे। ठीक है ना। भारत की राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर 3 से 3.5% का मध्य होता है। ठीक है ना। इसमें हिंदू वृद्धि दर में क्या कहा जाता है कि भारत की राष्ट्रीय आय में वृद्धि 3 से 3.5 के मध्य में होता है, जिसे हिंदू वृद्धि दर कहते हैं। एवरेज कितना रहता है? 3 से 3.5% का वृद्धि होता है। 3 से 3.5% का वृद्धि होता है, उस वृद्धि को ही हिंदू वृद्धि दर बोलते हैं, जिसमें प्रोफेसर राजकृष्णन थे 1981 में, और राष्ट्रीय आय समिति 1949 में, और जिसके हेड पीसी महालनोबिस और सदस्य में वी के राव और आर गॉडगिल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल इनकम नापने का 3 तरीका होता है: आय विधि, इनकम मेथड, उसका व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड, और क्या बोलते हैं कि वैल्यू एडिशन मेथड। ठीक है, वैल्यू एडिशन मेथड, मूल्य वर्धित विधि। ठीक है, इसमें क्या होता है, गेहूँ जैसे 10 रुपये किलो लिए। ठीक है, 10 रुपये किलो लिए, और उसमें क्या हुआ कि फिर उससे ब्रेड बना लिए, तो क्या हुआ कि उससे जैसे कि अब ब्रेड बनाया तो 600 रुपये का बिका, और गेहूँ था 500 रुपये का। ठीक है ना, 10 किलो लिए। ठीक है ना, 50 रुपये के हिसाब से ले लीजिए ना, 50 रुपये के हिसाब से 10 किलो का 500 रुपया हो गया मान लीजिए। उससे क्या होता है, 20 ब्रेड बनाए थे 600 रुपये का हुआ, उससे सैंडविच बनाए थे 1000 रुपये का हुआ। देख रहे हैं, बीच में 100 रुपया, 500 से 600 में 100 रुपये का वृद्धि हुआ, फिर 600 से 1000 में 400 का वृद्धि हुआ। तो जो नेट इनकम होगा, नेशनल इनकम, उसमें क्या करेंगे, पहले शुरुआती वाला जोड़ेंगे। ठीक है, और बाकी सिर्फ वैल्यू एडिशन जोड़ेंगे, तो 500, 600 और 1000।
ठीक है, ऐसे जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, नेट इनकम के लिए क्या करेंगे, पहले तो जो शुरुआती जो था मूल्य उतना जोड़ेंगे 500, उसमें कितना कितना वैल्यू ऐड हुआ, तो प्रोसेसिंग के बाद ब्रेड बनने के बाद 100 रुपये का वैल्यू एडिशन हुआ, 500 से 600 का हो गया, फिर 600 से 1000 हुआ, तो 400 और जोड़ दिए, तो यही वैल्यू एडिशन मेथड कहलाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि 3 मैजिक फार्मूला सर यहाँ पर लिखवाए हैं। इसमें कहते हैं जब भी हमको ग्रॉस से नेट निकालना होगा, माने टोटल ग्रॉस माने सकल से अगर नेट माने निवल या शुद्ध निकालना होगा, तो जो घिसावट तितावट हुआ है, डिप्रेसिएशन हुआ है, डेप्रेसिएशन जितना हुआ है उसको घटाना पड़ेगा। सही बात है कि मान के चलिए क्या कि आप आटा पिसाने गए तो 100 ग्राम आटा अगर गिर गया, तो अगर नेट निकालना है कि अब आटा कितना बचा गेहूँ बचा, तो क्या हो गया कि तो अगर 100 ग्राम अगर गिर गया मिल में, तो 100 ग्राम हटा दीजिए, तो अगर 10 किलो है तो समझ गया ना, 9 किलो 900 ग्राम हो जाएगा। अगर 100 ग्राम गिर गया है तो 900 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात है, जब भी ग्रॉस से सकल निकालना होगा, जब भी ग्रॉस से शुद्ध सकल से मैंने निवल या शुद्ध निकालना होगा, तो डिप्रेसिएशन करा दीजिए। कैसे ये हो गया, देखिए जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी। ठीक है, तो उसमें इधर हो गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डी से डी खत्म, पी से पी खत्म, बचा क्या जी और एन। जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए हम पहले ही बोल दिए कि घिसावट को माइनस करना पड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेशनल से। अगर हमको डोमेस्टिक निकालना होगा नेशनल से, तो जो भी NIFA कि नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड घटा देना होगा, कि नेशनल में कि एक भारत के सीमा के अंदर में कितना आय हुआ, वो उसमें से माइनस कर देंगे कि भारत की सीमा में विदेशों द्वारा कितना अर्जित भूमि ऐसे इनकम कितना, उसको घटा देंगे, तो अपने घर के लोगों के द्वारा कितना कमाई हुआ वो निकल जाएगा। तो जब भी नेशनल से डोमेस्टिक निकालना होगा, नेशनल से डोमेस्टिक, तो NIFA नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड को घटा दिया जाता है। जैसे देख लीजिए जीडीपी और जीएनपी है, तो जी से जी खत्म, पी से पी खत्म, डी से एन निकालना है, डोमेस्टिक से नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक से नेशनल। ठीक है ना, डोमेस्टिक है तो नेशनल, तो नेशनल भी जाना है, तो उसमें क्या है कि नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड को जोड़ना पड़ जाएगा। समझ में आता है, अगर यही चीज़ उल्टा करना होता है, नेशनल से डोमेस्टिक निकालना होता तो माइनस करना पड़ता नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है ना, तो इसमें देख लीजिए वही सर बताए हैं कि जीडीपी और जीएनपी, तो देखिए पी से पी साफ। ठीक है ना, पी से पी साफ। अब हमको 2 चीज़ यहाँ पे है कि नेट से ग्रॉस बनाना है, नेट से ग्रॉस बनाना है, तो इसमें घिसावट जोड़ दीजिए, और डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है, नेशनल, तो डोमेस्टिक से उसमें नीफा जोड़ दीजिए, माने कि नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड जोड़ दीजिए। ठीक है ना बात, तो कब जोड़ाई होगा कब घटाई होगा वो डिपेंड करेगा कि किससे किस में निकालने के लिए दे रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक लाइन में अगर बात बताया जाए कि अगर जब नेट से ग्रॉस निकालना पड़े तो घिसावट जोड़ दीजिए, और डोमेस्टिक से नेशनल निकालना होगा तो नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड को जोड़ दीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर सर बताए हैं कि जीडीपी को एनएनपी में बदलना होगा, तो क्या करेंगे, तो पी से पी साफ। अब ग्रॉस से नेशनल निकालना है, ग्रॉस से क्या करना है कि नेशनल निकालना है, ग्रॉस से नेट निकालना है। ठीक है ना, ग्रॉस से नेट निकालना है, तो क्या करना होगा, ग्रॉस से नेट, तब मूल्य ह्रास डिप्रेसिएशन को घटाना पड़ेगा, और डोमेस्टिक से नेशनल निकालना है, तो हमको नीफा को जोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है ना, ये बात अपना बेसिक है, दिमाग लगा के कर लेगा लोग। ठीक है ना, तो ग्रॉस और डोमेस्टिक और नेट और नेशनल, तो ग्रॉस से नेट निकालना है तो क्या करेंगे, मूल्य ह्रास को घटा दीजिए, और डोमेस्टिक से नेशनल निकालना है तो क्या करिए कि नीफा नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड को जोड़ दीजिए। यही ना बात है, हाँ यही बात है। तो 3 मैजिक फार्मूला तो समझ में आ ही गया होगा। 3 मैजिक फार्मूला क्या था, ठीक है। इसमें सर क्या बताए हैं कि कुल मिला के इसमें वही कार का टैक्स से रिलेटेड बात बताए हैं सर। ठीक है ना, कार से रिलेटेड बात वगैरह बताए हैं सर। एक मिनट, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, 3 मैजिकल फार्मूला होता है कि अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से, ठीक है ना, फैक्टर कॉस्ट से माने साधन लागत से मार्केट प्राइस निकालना है, बाज़ार कीमत निकालना है, तो उसमें क्या करना होगा, फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस से निकालना है तो उसमें नेट इनडायरेक्ट जोड़ना पड़ेगा टैक्स को। ठीक है ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना लग रहा है, फैक्टर कॉस्ट उसको बोलते हैं जो कि साधन लागत की
मैन्युफैक्चरिंग के समय कितना कॉस्ट पड़ा, ठीक है ना, उसमें जो टैक्स उक्स लग जाता है तो उसको जोड़ दीजिएगा तो मार्केट प्राइस हो जाता है। बस इतना बात है। जैसे 7 लाख रुपए का शोरूम का कार है, उसमें रोड टैक्स लग के 8 लाख रुपये का होता है, 1 लाख रुपया जो लगा ना वही नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। बस इसमें इस रिवीजन सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।